9 मई 1988 अमृतसर। एक ऐसा दिन जब इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन बंदूकों से नहीं, दिमाग से। और इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार न तो कोई कमांडो था, न कोई जनरल, बल्कि एक साधारण सा दिखने वाला रिक्शा खींचने वाला आदमी था। आप सोच रहे होंगे, रिक्शा वाला और इतिहास? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको हिला देगा, क्योंकि उस दिन उस रिक्शा वाले के एक गलत कदम का मतलब था सीधी मौत। और अगर वो पकड़ा जाता तो शायद आज ये कहानी कभी सामने ही नहीं आती। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है, क्योंकि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। अमृतसर, मई की तपती गर्मी, हवा में तनाव इतना गहरा कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। चारों तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती। गोल्डन टेम्पल के बाहर एनएसजी, सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस ने पूरी तरह घेराबंदी कर रखी थी। लेकिन अंदर क्या चल रहा था, ये किसी को ठीक ठीक नहीं पता था। और यही था सबसे बड़ा खतरा। अंदर मौजूद थे भारी हथियारों से लैस खालिस्तानी उग्रवादी, AK-47, LMGs, ग्रेनेड्स। और सबसे बड़ी बात, उनके पास था लोकेशन का पूरा फायदा। अब जरा सोचिए, अगर आप बाहर खड़े एक कमांडर होते और आपको पता ही ना हो कि दुश्मन कितने हैं, कहां छिपे हैं, तो क्या आप हमला करते? यही दुविधा उस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने थी। और तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक आदमी, दुबला पतला, मैले कुचैले कपड़े, हाथ में रिक्शा, धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़ रहा था। कोई भी उसे देखकर यही सोचता, एक गरीब मजदूर है, शायद रोज की तरह अपना काम करने आया है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। वो आदमी था अजीत डोभाल, भारत की खुफिया एजेंसी IB का एक ऐसा अफसर जिसे दुश्मन के बीच घुसकर बिना गोली चलाए जंग जीतने के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने ये जोखिम लिया ही क्यों? क्योंकि बाहर खड़े हजारों जवानों की जिंदगी और अंदर मौजूद पवित्र स्थल की मर्यादा दोनों दांव पर लगे थे। अगर सीधा हमला होता तो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा खून खराबा दोबारा हो सकता था। और इस बार वो गलती दोहराने की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए प्लान बना, दुश्मन के बीच जाकर उसकी पूरी जानकारी निकालो। लेकिन कैसे? यहीं से शुरू होती है रिक्शा पुलर की कहानी। अजीत डोभाल ने सिर्फ भेष नहीं बदला, उन्होंने अपनी पूरी पहचान बदल दी। उन्होंने अफवाह फैलाई कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एजेंट हैं। अब जरा सोचिए, आप दुश्मन के घर में जा रहे हैं और खुद को उनके सबसे बड़े साथी के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर जरा भी गलती हुई तो क्या होगा? सिर्फ एक जवाब, मौत। लेकिन यहीं पर डोभाल का असली खेल शुरू होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को शक करने की गुंजाइश ही नहीं मिली। वो अंदर पहुंचे और सीधे मिले टॉप कमांडर से। अब यहां एक दिलचस्प सवाल, अगर आप एक मिलिटेंट होते तो क्या आप किसी अजनबी पर भरोसा करते? शायद नहीं। लेकिन डोभाल ने यही नामुमकिन काम कर दिखाया। उन्होंने खुद को एक एक्सपर्ट बताया, बम बनाने में, हथियार चलाने में और पाकिस्तान से सपोर्ट दिलाने में। धीरे धीरे उन्होंने उनका भरोसा जीत लिया। इतना भरोसा कि मिलिटेंट्स ने उन्हें अपने सबसे गुप्त ठिकानों तक पहुंचते दी। और यहीं से शुरू हुआ असली मिशन। डोभाल हर कोने को देख रहे थे, हर हथियार की गिनती, हर स्नाइपर की पोजीशन, लेकिन बिना किसी को शक हुए। सोचिए, आप दुश्मन के बीच बैठे हैं और वही लोग आपको अपने राज बता रहे हैं। क्या आप नर्वस नहीं होंगे? लेकिन डोभाल शांत थे, ठंडे दिमाग से हर चीज को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने मिलिटेंट्स को सलाह देना शुरू किया, आप यहां खड़े हो जाओ, ये पोजीशन ज्यादा मजबूत है। लेकिन असल में वो उन्हें ऐसे स्पॉट्स पर भेज रहे थे जहां से NSG उन्हें आसानी से देख सके। यानी दुश्मन खुद अपनी कमजोरी बना रहा था और उसे पता भी नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब एक मिलिटेंट को उन पर शक हो गया।
वो उनकी आंखों में देख रहा था जैसे सच निकाल लेना चाहता हो। अब आप सोचिए, अगर उस पल आपका राज खुल जाता तो क्या होता। यही वो पल था जहां खेल खत्म भी हो सकता था या इतिहास बन सकता था। और जो आगे हुआ वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, दिमाग होता है। उस मिलिटेंट की आंखें सीधी डोभाल के चेहरे पर टिकी थीं। एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे समय रुक गया हो। तू सच में आईएसआई से है या कुछ और? ये सवाल सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी दीवार था। अब जरा खुद को उस जगह रखिए। अगर आप होते तो क्या जवाब देते? घबराहट, पसीना, आंखें झुका लेते? लेकिन अजीत दोवल ने कुछ और ही किया। उन्होंने सीधा उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं आईएसआई का नहीं होता तो अब तक जिंदा कैसे होता? बस इतना ही। कोई लंबा स्पष्टीकरण नहीं, कोई बहाना नहीं, और यही था उनका सबसे बड़ा हथियार, आत्मविश्वास। मिलिटेंट खुद कंफ्यूज हो गया और अगले ही पल उसने माफी मांग ली। यही वो पल था जहां एक पूरा ऑपरेशन बच गया। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। डोभाल अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वो अंदर मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ चुके थे। उन्होंने मिलिटेंट्स के बीच धीरे धीरे शक पैदा करना शुरू किया। तुम्हारे अंदर ही कोई गद्दार है, कुछ लोग बाहर वालों से मिले हुए हैं। अब सोचिए, जब एक ग्रुप के अंदर ही भरोसा टूटने लगे तो क्या होता है? बंदूकें दुश्मन पर नहीं, एक दूसरे पर उठने लगती हैं। और ठीक यही हुआ। अंदर तनाव बढ़ने लगा, कमांडर्स के बीच मतभेद, छोटे छोटे झगड़े, और इस पूरे केओस के बीच डोभाल चुपचाप अपना काम पूरा कर रहे थे। उन्होंने मिलिटेंट्स को एक और तोहफा देने का वादा किया, पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले वायरलेस सेट्स। लेकिन सच्चाई, वो डिवाइसेस सर्वेलेंस के लिए थे। यानी दुश्मन खुद अपनी हर बात खुद ही बाहर भेजने वाला था। अब एक और सवाल, अगर आपको पता ही ना हो कि आपकी हर बात कोई सुन रहा है, तो क्या आप खुलकर प्लान नहीं बनाएंगे? यही हुआ। हर बातचीत, हर प्लान धीरे धीरे बाहर पहुंच रहा था। और फिर वो पल आया जब मिशन पूरा हो चुका था। डोभाल को अब बाहर निकलना था, लेकिन बाहर निकलना अंदर जाने से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब वो मिलिटेंट्स के लिए अपना आदमी बन चुके थे। अगर किसी को जरा भी शक होता तो इस बार बचना नामुमकिन था। उन्होंने एक बहाना बनाया और धीरे धीरे उसी सादगी से वापस बाहर निकल आए। और जैसे ही वो बाहर पहुंचे, पूरा खेल बदल गया। उन्होंने सीधे केपीएस गिल और एनएसजी को अंदर का पूरा नक्शा समझाया। कहां कितने लोग हैं, कहां कौन सा हथियार, कौन सा कोना कमजोर है। अब सोचिए, जो जानकारी पहले शून्य थी वो अब 100% क्लियर थी। और यही था असली टर्निंग पॉइंट। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू हुआ, लेकिन इस बार बिना अंधाधुंध गोलीबारी के। एनएसजी ने वही पोजीशंस ली जो डोभाल ने बताई थी। स्नाइपर्स ने उन्हीं जगहों को टारगेट किया जहां मिलिटेंट्स सबसे वल्नरेबल थे। और सबसे बड़ा हथियार, डर और कंफ्यूजन। अंदर पहले ही डिस्ट्रस्ट फैल चुका था, ऊपर से चारों तरफ से घेराबंदी। मिलिटेंट्स को समझ आ गया, ये लड़ाई अब जीतना नामुमकिन है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। लगभग 200 मिलिटेंट्स ने बिना बड़े खून खराबे के सरेंडर कर दिया। अब जरा सोचिए, एक ऑपरेशन जहां सैकड़ों हथियारबंद लोग थे और फिर भी इतनी कम हिंसा के साथ खत्म हुआ। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये दिमाग की जीत थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब मिलिटेंट्स को पता चला कि जिस आईएसआई एजेंट पर वो भरोसा कर रहे थे वो असल में एक भारतीय आईपीएस अधिकारी था, उनके होश उड़ गए। और उसी बहादुरी के लिए 1989 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। एक ऐसा सम्मान जो आमतौर पर सेना को दिया जाता है। वो पहले पुलिस अधिकारी बने जिन्हें ये मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
डोभाल सिर्फ एक ऑपरेशन के हीरो नहीं थे, वो एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज थे। कहा जाता है उनके कान छिदे हुए थे जो उनकी पहचान खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से उसे छुपा लिया। सोचिए, एक इंसान जो अपनी पहचान तक बदल दे देश के लिए। आज 2026 में भी इंटेलिजेंस एजेंसियों में इस ऑपरेशन को एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसने एक बात साबित कर दी, जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों से जीती जाती है। अब आखिरी सवाल, अगर उस दिन वो रिक्शा वाला अंदर नहीं जाता तो क्या होता? शायद इतिहास कुछ और होता। और इसी के साथ एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, असली हीरो कभी सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रहकर इतिहास बदल देते हैं।